हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स। तो हम टॉपिक भी पढ़ेंगे आज और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में फिर से मदद मिले। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी पर जब चार्ज हमें डिपॉजिट करवाना है, एक्यूमुलेट करवाना है, डेवलप करवाना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। उस टॉपिक में हमने ये देखा था कि जब भी दो डिफरेंट बॉडीज को जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल हैं उनको आपस में रब किया जाता है, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन एक देख लेते हैं इसका साथ में। तो बेसिकली यहाँ पर दो बॉडीज़ का जो ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पर। मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी ए, सेकेंड बॉडी बी, और इनके वर्क फंक्शन की बात हम इस तरीके से कर रहे हैं कि बॉडी ए का वर्क फंक्शन छोटा है बॉडी बी के वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में। तो ये बात हम उस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग डिटेल में देखने के लिए उस वीडियो को रेफरेंस में ले सकते हैं। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कि ए का वर्क फंक्शन अगर बी से छोटा है और इन दोनों बॉडीज़ को हम आपस में रब करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और बॉडी दोनों की दोनों चार्ज हो जाती है। जिसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके 12th क्लास के न्यूमेरिकल सबसे पहले शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं। मान के चलते हैं यहाँ जब फ्रिक्शन कराया है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें +2 की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस पर और इसमें -2 की वैल्यू। अगर मैं इसे चेंज करके कहूँ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो मुझे इसे कहना होगा +3 और यहाँ कहना होगा -3। लेकिन अगर मैं सोचूं कि 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू हमें मिल जाए, जैसे कि 2.1, 2.2 या 2.5, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो कंप्लीट फॉर्म में होगा। ट्रांसफर या तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा या 3 का होगा, या कम करवाना है तो 1 का करवा सकते हो और बढ़ाना है तो 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। बट कभी भी आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यही बात हमें प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन में मिलती है। तो जरा टॉपिक पर आते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन वर्ड हमें इंडिकेट करता है इस बात को कि ये कंप्लीट है। क्वांटा या क्वांटम वर्ड से इसको बनाया गया है, इसका मतलब कंप्लीट पैकेट की फॉर्म में होता है। इसकी डिटेल आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हमें ये मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन कंप्लीट के लिए कह रहा है यहाँ पर, जो इस बात को बताता है कि जब भी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या तो डेफिशिएंसी आएगी या एक्सेस आएगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के होल नंबर में होगा, कंप्लीट नंबर में होगा, और इसी के बेसिस पर बॉडी पर चार्ज कंप्लीट फॉर्म में आता है। किस तरह से आता है, प्रिंसिपल है, तो इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं। इट स्टेट्स दैट, सिंपल सा मेथड है हमारी फिजिक्स का। जब भी हम किसी प्रिंसिपल का, किसी लॉ का स्टेटमेंट देते हैं तो स्टार्टिंग कॉमन हमेशा रहेगी, आगे के लिए भी याद रखेंगे आप। इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी, जो चार्ज बॉडी ने एक्वायर किया है, इज ऑलवेज इंटीग्रल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। यहाँ पर जो n हम बताने जा रहे हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, होल नंबर, ये इंटीजर्स हैं। और E यहाँ पर इंडिकेट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। दिस वैल्यू इज वेरी यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल्स, 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों तरह की चार्ज बॉडीज के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है उसके लिए भी, और गेन करने वाली बॉडी जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया उसके लिए भी। तो अगर सपोज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, तो हम यहाँ पर प्लस साइन ले लेंगे। और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आए हैं, तो हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE बनता है, और यही हमारा फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला 12th क्लास सिलेबस के बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए पहला फॉर्मूला, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर चार्ज को आपको कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है नंबर, अगर वो आपको मालूम है तो इसीलिए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखकर आप e की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये तो हुआ हमारा टॉपिक। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? इसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर वीडियो में भी क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पर। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास अब न्यूमेरिकल को करने के लिए कॉमन पैटर्न होता है, उसी कॉमन पैटर्न, उसी गुरु मंत्र को हम लोग यूज करेंगे। तो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, जिसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें तो हमने इससे पहले पढ़ लिया है। चार्ज एक्वायर्ड ऑन ए बॉडी Q, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें E की वैल्यू आपको पहले से मालूम है। N इसमें कोई भी होल नंबर हो सकता है, N could be 1, 2, 3 and so on. E is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। N की वैल्यू भी हमें मालूम है, E की वैल्यू भी हमें मालूम है, तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू निकालने के लिए NE जैसे मालूम है, सपोज अगर आपको कभी जरूरत पड़े N को निकालने की तो Q आपके पास होना चाहिए, E आपको नोन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसी पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज बिगर अ कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर सॉल्यूशन पर आते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम है पहले से ही, इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 10 to the power minus 19 को थोड़ा ध्यान देंगे, इसका मतलब है ये डेसिमल आपको इधर शिफ्ट करना है और 10 की पावर 19 माइनस 19 को सेट करने के लिए उतने ही जीरो लगाने होंगे। मीन्स आप 0 0 0 0 ऐसा 19 टाइम्स लिखेंगे तब 16 आएगा, जो कि वैल्यू इंडिकेट करेगी 1 से बहुत छोटी है। दूसरा पूछा है ए कूलम, जिसका मतलब है 1 कूलम। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट 1 कूलम इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है इसका। यहां ये पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब यहां पर हमारा वही कॉमन रूल, गुरु मंत्र शुरू होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपको G गुरु मंत्र यानी कि गिवन से शुरुआत करनी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं इसे। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए न्यूमेरिकल, उसमें क्या क्या चीजें गिवन है उसको लिख लेंगे, क्या पूछा है उसको लिख लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गिवन से पूछी गई चीजें डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाती हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गिवन है और जो पूछा है वो डायरेक्टली लिंक नहीं होते, बट कॉमन कुछ होता है उसमें जिसके थ्रू हम उस तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में करते हुए हम लोग सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे। फिलहाल ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेसिकली क्यू हमें दे दिया गया है 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, और ई तो हम पहले से जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus
19 कूलम। तो एज हमें मालूम है कि Q का फॉर्मूला है NE, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n को यहीं छोड़ देंगे, n हमें निकालना है, Q एज इट इज है, E को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए नीचे ले आएंगे, E को हम Q के नीचे ले आए हैं। अब इसके बाद तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, और जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। करते हैं एंजॉय। Q वैल्यू इज 1, E 1.6 into 10 to the power minus 19, and after solving this we will get the value of n। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। हम एक स्टेप देख लेते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये डेसिमल हटाकर ऊपर एक 10 लगा देता हूँ, तो नीचे मुझे 10/16 मिल जाता है। फिर इस -19 को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, तो ये +19 बनता है। नीचे सॉल्व करने के लिए 10 से बड़ा नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक 10 और ले लेता हूँ, इसे 18 बना देंगे, और एक एक्स्ट्रा 10 और आ गया हमारे पास। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जनरली अगर नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा है, तो कैलकुलेट करने में कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा मुश्किल फील करते हैं। तो जनरल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर का नंबर कोशिश करिए बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा हो, तो कैंसिल करना आसान होता है डायरेक्टली। और यहाँ तो आप बेसिक लेवल पर कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 से 8 टाइम्स, तो ये 2 से 5 टाइम्स, फिर से 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 और 5 मिलाकर हो गया 25, डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, इंटू 10 to the power 18 है, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप 4 का टेबल इजीली पढ़ सकते हैं। 4 6 24, एक 1 बचता है जो 10 बन जाएगा डेसिमल होने की वजह से, 4 2 8 20 बनेगा, और 4 5 20, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा आंसर है n का। ठीक है। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में एक और बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कोई ऐसा नंबर कोशिश करिए लाने के लिए जिसका टेबल आप डायरेक्टली पढ़ सके, ताकि कैंसिल करना आपके लिए आसान हो। एक जनरल सा मेथड है जो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे बाद में। फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, फिर से हम गिवन फैक्टर को यूज करते हुए ही सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बार आपसे बोला है क्यू निकालिए। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बता दिया गया है। दिस इज 12.5 इंटू 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड E की वैल्यू तो वी ऑल नो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। तो सिंपल एज अगेन वी नो फॉर्मूला इज Q इज इक्वल्स टू NE। n की वैल्यू रखेंगे 12.5 इंटू 10 to the power 8, 1.6 इंटू 10 to the power -19, और इसके बाद आंसर आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हम कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं, आप इजीली कर सकते हैं। सभी के लिए इजी है कैलकुलेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 to the power 8 और -19 को कंबाइन करेंगे, 1.6 और 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस लिखकर आप अपना फाइनल आंसर बता देंगे। ठीक है। आंसर आपको इसका प्रैक्टिस पेपर में भी मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कैलकुलेट चार्ज ऑन 26 Fe56 न्यूक्लियस। ये आयरन न्यूक्लियस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक पैटर्न होता है किसी भी न्यूक्लियस को या किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए, ZXA फॉर्मेट, जो कि पीरियोडिक टेबल में स्पेशली यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। तो नीचे वाला जो नंबर है Z, ये सभी लोग जानते हैं, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, जो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने वाला नंबर है Z। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बताता है। फिलहाल हमारी जरूरत नीचे वाले नंबर से है। तो बेसिकली 26 Fe56 न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें दिख रहा है इस फॉर्मूले में, वो 26 है। तो अगर हम फिर से अपने कॉमन गुरु वक्र को यूज करेंगे गिवन, तो ये हमें मिलेगा n इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 26, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power -19, and here we have to find value of Q. Again
सिंपल कैलकुलेशन, q इज इक्वल्स टू एन एंड यू विल गेट योर आंसर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो n की वैल्यू हमारे पास 26 हो गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर से मैं कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन को दिखाकर आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, आप लोग इसे लेटर ऑन अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे हम नंबर पर बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे लेवल बढ़ता जा रहा है। हाउ मैनी मेगा कूलम्स। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ न्यूमेरिकल हमारे पास देखने में लंबी लैंग्वेज की वजह से थोड़े डरावने हो जाते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमें तो बस उसकी लेंथ पर नहीं जाना है, हमें अपने कीवर्ड्स देखने हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें, कभी आपको दिक्कत लगे तो आप जरूर उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार तक पढ़ें और देखें उसमें जो की वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या वैल्यूज दी हैं, उनको जरूर अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो हाउ मेनी मेगा कूलम, मेगा का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। 10⁻6 होता है ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसलिए बोला है उन्होंने क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल बोला है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। आप किसी भी साइड को कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज इज प्रेजेंट इन 2 मोल, ये भी हमें हेल्प करेगा कैलकुलेशन के लिए। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो चलते हैं, फिर से अपना कॉमन सा मेथड है। गिवन यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल दिया है एक तो, जो कि 2 दिया है। एलिमेंट आपको कौन दिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस H2 दिया गया है। आपसे पूछा है हाउ मैनी मेगा कूलम, चार्ज पूछा है और वो भी स्पेशली इन मेगा कूलम में पूछा है। M कैपिटल M हम मेगा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। चार्ज निकालना है, एलिमेंट के इंफॉर्मेशन दे दी है, नंबर ऑफ मोल दे दिया है। अब जैसा कि हम पहले कर रहे थे कि डायरेक्टली हमें E पता था, N हमें दे दिया जा रहा था और हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे रहे थे। यहाँ पर फिर से E की वही वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट यहाँ पर N की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज, साइंस की कैसी नॉलेज आपने गेन की अभी तक 11th क्लास में, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए एडिशनल क्या है जरा देखेंगे। जो H2 है ये बेसिकली H प्लस H है, जिसमें एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही दूसरे में भी, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 2 प्रोटॉन हो जाते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में हमें मिलेंगे कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन। इसके बाद सिंपल है यूनिटरी मेथड, एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन तो 2 मॉलिक्यूल में 4 प्रोटॉन, 4 मॉलिक्यूल में 8 प्रोटॉन, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बट हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, उसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मॉलिक्यूल और मोल और उनके रिलेशन का। हमें नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, ये हम लोग 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त भी जानते हैं पहले से ही कि जो 1 मोल है दिस इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रोज नंबर। Na वैल्यू हम जानते हैं सभी लोग, 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल की वैल्यू है। तो हमें यहाँ कितना मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। यानी जो नंबर होगा पार्टिकल्स का वो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम में 2 प्रोटॉन है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले n यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2 मॉलिक्यूल। ये हम बात कर ही चुके हैं, ऊपर कैलकुलेशन में आ गया है, 2 प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2 मॉलिक्यूल। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 मोल ऑफ H2। तो यूनिटरी मेथड चल रहा है। H2 के 2 मोल की बात करें तो 2 इंटू Na हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल, और H2 के 2 मोल के हिसाब से अगर आपके पास 2 इंटू Na वैल्यू मिली है और ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि H2 में 2 प्रोटॉन रहते हैं, तो इसको 2 को भी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली 2 इंटू 2 4 इंटू 6.023
इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की फॉर्म में तैयार हो गए हैं। इसके बाद का काम फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 मोल ऑफ H2 2 इंटू Na, ये 2 मोल की वैल्यू हो गई है और 2 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए जो एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 इंटू 2 4 Na की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू हमें 4Na मिल गई और E की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की। तो अगर आप इसको आगे लेकर जाते हो तो 1.6 इंटू 4 16 इंटू 4 64 आप जानते ही हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 64, तो दैट इज 6.4 इंटू 10⁻23 और -19 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 10⁻4 मिलेगा और बाकी तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 ऑलरेडी है ही यहाँ पर। इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए आप चाहे तो 6.023 को राउंड ऑफ कर 6 ले सकते हैं, तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 अगर देखें तो 4 6 24 होता है और 6 6 36 37 38 अप्रोक्सीमेटली 38.4 वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये 38.4 इंटू 10⁻4 कूलम में आंसर आया है, बट क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोला गया था कि आप इसको मेगा कूलम में निकालेंगे। तो जैसा आपको बताया है मेगा कूलम का मतलब 38.4 इंटू 10⁻4 को डिवाइडेड बाय 6 10⁻6 कर दो, इसका कन्वर्जन मेगा कूलम में हो जाएगा। ऊपर लेकर आएंगे तो 10⁻6 बन जाएगा, 4 से सॉल्व करेगा तो 38.4 इंटू 10⁻2 और आपका आंसर 0.384 मेगा कूलम अप्रोक्सीमेटली। फर्दर और लेवल क्वेश्चन का और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। फिर से अपना कॉमन सा मेथड आ गया, फिर से गिवन लिखा जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन टोटल चार्ज विच मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, Q की वैल्यू निकालो, E आप जानते हो बट N नहीं बता रहे हैं, वो उसको N को छुपा कर दे रहे हैं। 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया है, तो आपको टोटल बेसिकली टोटल मास दे दिया है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका टोटल मास बनाकर दे दिया है 75 kg। अब इसके लिए जो कीवर्ड है आपको पहले से पता होना चाहिए साइड में कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये अगर आपको वैल्यू मालूम है पहले से तो फिर आपके लिए n को निकालना बड़ी बात नहीं हो जाएगी। फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे यूनिटरी मेथड का। क्या कहता है यूनिटरी मेथड, कहता है कि एज 9.1 इंटू 10⁻³ kg ऑफ kg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1 छोड़ते हैं अगर तो ये वैल्यू नीचे चली जाती है, 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमें अब पता चल गया यूनिट वैल्यू की इंफॉर्मेशन कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो भी आपकी वैल्यू आ जाए वो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो अगर 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 1 kg की वैल्यू इतने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर है, तो 2 kg इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 kg के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें 75 kg चाहिए तो हम कह देंगे देयरफॉर 75 kg इज इक्वल टू 75 इंटू, तो ये फॉर्म में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ अदरवाइज आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि 75 वैल्यू को हमने डायरेक्टली 9.1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल चुका है हमें। उसके बाद तो काम फिर से आसान हो जाता है। हमें पता है Q इज इक्वल्स टू Ne, जिसमें n 75 इंटू 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करना है आपको, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पॉइंट वाला फैक्टर जरूर डराने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में जो हम आंसर निकालते हैं वो नियर बाय में भी अगर आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम इसको। 9.1 को मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 9 मान लेता हूँ, -31 को ऊपर अगर लेकर जाते हैं तो +31 हो जाता है, तो +31 और -19 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है 75 एज इट इज है। नीचे मैंने इसको 9 मान लिया और ये 1.6 चल ही रहा था और -31 ऊपर जाकर +31 हुआ, -19 हुआ,
तो 31 में से अगर आप 19 हटाते हो तो आपको मिलता है 10 टू द पावर 12। उस 10 टू द पावर 12 से अगर आप ये डेसिमल साइड करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। ये इजीली कैलकुलेट हो रहा है। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9, तो ये 3 2 6, 15 बन गया, 3 5 15। उसके बाद 1.6 का डेसिमल, आगे की मैथमेटिकल एंजॉयमेंट आप जैसे भी करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो मैं इसे कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 25 इंटू 16, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 की पावर 11 बना दिया और नीचे मुझे 3 मिल गया। और आगे कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, 16 का मतलब 4 इंटू 4 है, तो 25 इंटू 4 100 हो जाता है और एक एक्स्ट्रा 4 बच जाएगा। तो बेसिकली 4/3 यहाँ से आया 100, 10 की पावर 11 को बना देगा 10 की पावर 13, और आप इसको आगे लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10 टू द पावर 13। क्या निकाल रहे थे हम, चार्ज, तो कूलम। न्यूमेरिकल की एक और खास बात है कि जब भी आप फाइनल आंसर निकालें तो उस फाइनल आंसर की यूनिट जरूर लिखें, अगर वो यूनिट वहाँ पर एसोसिएटेड है तो। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है और इसका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो होपफुली अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार देख लेते हैं। हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर फिर से हमारा एक कीवर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसलिए क्योंकि न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, और हाउ मच चार्ज पूछा है। तो फिर से अगर हम गिवन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो गिवन में हमसे पूछा गया फैक्टर है चार्ज, लेकिन इस बार उसने और ज़्यादा वैल्यूज छुपा दी हैं। हमें n नहीं पता, n निकालेंगे तब क्यों निकल पाएगा, क्योंकि e चलो हम पहले से ही जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आ जाती है कि कप कितना अमाउंट इंडिकेट करता है। तो जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू कप के लिए लेना चाहते हैं, ये टी कप की बात हो रही है, ये बेसिकली 250 ml को इंडिकेट करता है। आप इसको 250 ml एज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो कप ऑफ वाटर में आपको छुपा कर दिया है 250 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है, उसी के बेसिक चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले H2O का अगर आप स्प्लिट करो तो 2 H हैं और 1 O है। अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2p हो गया। और ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हमें मिलते हैं, ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 8O16, तो यहाँ 8p मिलेंगे। तो बेसिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 10, 8 + 2 10 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो आप। तो हमें एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल चुके हैं। अब हमें बस ये देखना है कि जो 250 ml ऑफ वाटर दिया है उसमें कितना मोल प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये कहेंगे एज वॉल्यूम हमें मालूम है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर हम पहले से जानते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हमें यहाँ से मास ऑफ वाटर भी मिल रहा है, बेसिकली ये 250 ग्राम हो जाता है। जो टोटल मास ऑफ वाटर हमें दिया गया है दैट इज 250 ग्राम इन टर्म्स ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। उसके बाद अगर H2O के लिए मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, आप जानते हैं 16। हाइड्रोजन के लिए 1H1 लिखा जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू फिर से 1 है, तो ये 2 हो जाती है। बेसिकली इट इज 18 ग्राम। पहले से अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 18 ग्राम is the molecular weight and this molecular weight is equivalent to number of particles contained as Avogadro's number। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, molecular weight is always equal to 1 mole and that is equal to number of particles equal to Avogadro's number। तो हमें यहाँ से ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि
कि जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम ऑफ H2O ये हो जाता है Na/18 और उसके बाद आपको कितना ग्राम हमें मास दिया गया है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम ऑफ H2O will be equal to Na/18 multiplied by 250 and now we have the number of molecules of water। कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमें पता है, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? 10 प्रोटॉन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप वाटर में हमें मिल गया है Na/18 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम इसको? Na/18 इंटू 250 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये हमें n मिल गया है यहाँ पर। n अगर आपको यहाँ मिल चुका है तो अब आपको चार्ज ही तो निकालना है बस। तो चार्ज निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। Q इज इक्वल्स टू Ne, वैल्यू ऑफ n इज Na, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। आप रफ कैलकुलेशन के लिए इसको 6 भी ले सकते हैं, चलेगा। नीचे 18 है, मल्टीप्लाई में 250 है, साथ में 10 है, साथ में 1.6 E इंटू 10⁻−19 है। तो कैलकुलेशन देखो कोई मुश्किल नहीं है, 6 मानकर चल रहे हैं हम इसको, ये तो नेग्लिजिबल है। तो 6 3 18 डायरेक्ट कट जाता है। तो नीचे सिर्फ 3 बचा है जिसका टेबल आप लोग जानते ही हैं। आगे की वैल्यूज को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आने जा रहा है वो आ रहा है कुछ इस तरह से कि Q की वैल्यू 10⁻23 बचा है, 250 बचा है, 10 बचा है। 10 और 1.6 को आप मर्ज करके 16 लिख सकते हैं और 10⁻−19 बचा है और नीचे क्या बच गया है? 3। आगे कैलकुलेशन -19 + 23 ये हो जाता है, कितना बचेगा यहाँ से? 4। 10⁻4 प्लस में 10⁵ एक ये हो गया। तो बेसिकली हमारे पास आ गया है 25 इंटू 16/3 इंटू 4 + 1 5 10⁵। फिर से यहाँ से 4 निकाल लो तो 25 इंटू 4 100, ये 7 हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा और आपका आंसर 4/3 इंटू 10⁻7 कूलम। फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लेवल पर आया है, जैसे कि इज मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। तो ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वो अपना मास भी लेकर जाते हैं। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? यस, बिल्कुल होता है। बट इज कॉज ऑफ चार्जिंग, तो कॉज ऑफ चार्जिंग में अगर आप बताएंगे तो यहाँ पर कॉज चार्जिंग का क्या आया है, आप इसका रीजन दे सकते हैं फ्रिक्शन, या और बेटर बताना चाहें तो कॉज ऑफ चार्जिंग इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ दिस वैल्यू। अब इस बार आपको एक चार्ज दे दिया गया है, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप करके देखिएगा। चार्ज आपको दे दिया गया है 0.8 इंटू 10⁻19। उसके बाद कह रहे हैं किसी बॉडी पर इतना चार्ज होने के लिए उसका n कितना होगा, और आप E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। फॉर्मूले में रखकर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू अगर होल नंबर में आती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपका आंसर होगा यस बॉडी कैन हैव दिस वैल्यू ऑफ चार्ज। बट अगर ये डेसिमल में आ गया तो फिर आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ये 0.5 का आंसर देगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि 0.5 यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप और भी क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गुड बाय।